गुड इवनिंग एवरीवन। आज सैटरडे में हमारे साथ है नया स्टार्टअप यूरो इंडिया और इनका एक टैगलाइन है यूरो से ले लो। आज हम जानेंगे स्टार्टअप के बारे में कि उन्होंने अपना ये स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया और अभी तक इन्होंने इतना मार्केट एंटर कैप्चर कर पाए हैं और किस लेवल पे आगे ले जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे साथ होस्ट भी है सपना जी, जो आज पूरे स्टार्टअप को कवर करेंगे। सो लेट्स क्लैप। Hi Akash, how are you? Hi ma'am, I'm good. Okay, so मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जब आपने पहली बार येलो इंडिया का नाम सोचा तो उस मूवमेंट पे आप क्या सोच रहे थे? मैं अराउंड जब उन लोगों ने ये स्टार्टअप्स के बारे में सोचा था कि हाँ ये करना है, ये ब्रांड के बारे में सोचना है, अपना खुद का ब्रांड बनाना है, तब उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे नाम सोचे। आइडिया तो पता चल गया था कि करना क्या है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि उसका नाम क्या रखना है। ये लग रहा था दिमाग में कि बस एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कैची हो, लोगों को तुरंत के तुरंत एक बार में समझ में आ जाए कि नाम से कि हम लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसी के लिए बहुत सारे नाम सोचे, 3-4 दिन हो गए, रात रात भर हम लोग के दिमाग में यही चल रहा है कि क्या नाम रखना है, क्या चीजें रखनी है। तो एट द लास्ट एक तो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि मैं सो रहा था रात में और अचानक से 2 बजे रात को नींद खुलती है और अचानक से नेम क्लिक होता है, ये लो। और मैंने बस उस नेम को अपने नोटपैड में लिखा और दोबारा सो गया। सुबह उठ के देखा कितना प्यारा नेम है ये, तो उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने नाम रखा ये लो। और काफी बहुत सारी चीजों नाम सोचने के बाद ये नाम निकला था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये नाम बहुत ज्यादा कैची है, लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये नाम रखा था। ओके, सो आपके प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्ट के बारे में कोई अनएक्सपेक्टेड स्टोरी या यूजर फीडबैक जो आप हम सभी से शेयर करना चाहेंगे? हम लोगों के प्रोडक्ट के बारे में कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें बहुत सारी हुई हैं। जैसे कस्टमर, सबसे पहले शुरुआत में ये चीज हुई थी कि जब हम लोग डिलीवरी स्टार्ट किए थे और डिलीवरी स्टार्ट करने के बाद कस्टमर्स के रिव्यूज थोड़े अच्छे आने लगे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम फोकस किया था कि हम लोग फूड एंड ड्रिंक्स में डिलीवर करेंगे एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग चीजों में आएंगे। मेन फोकस यही था कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर्स को, लेकिन फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि एक एक प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, तब मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। दैट्स वाई ये चीजों में हम लोगों ने काम किया। और फिर यूजर फीडबैक में हम लोगों को यही मिला कि बहुत सारी चीजों में ये हुआ कि कस्टमर्स ने को शायद प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं पहुंचा कभी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उन चीजों पे काम किया कि ताकि कस्टमर का फीडबैक अच्छा आ सके, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो सके। इस चीजों पे हमने काम किया। तो जब आपको लगा कि हाँ अब ये चीज बड़ी हो रही है, आगे जा रही है, तो आपको क्या लगा, कैसा आपका रहा? मतलब स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि जब हम लोगों ने वेंडर्स को लिस्ट करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे यही चीजें आ रही थी कि कम से कम ऑलमोस्ट 1000 से 2000 लोगों का हम लोगों ने डेटा निकाला, जिसमें पर डे टीम को दे देते कि हाँ 20-20 कॉल आपको करने हैं। उसके बाद फिर अराउंड 700 लोगों का डेटा निकल के आया था कि अब ये लोग सिलेक्टेड है। लेकिन उनके बीच में ना बहुत सारी चीजें होती थी कि कभी कभी वेंडर को कॉल कर रहे हैं और अचानक से वो वेंडर तुरंत फोन काट देता है कि भैया मेरे को नहीं करवाना कुछ, रहने दीजिए, आप मेरा जैसे चल रहा है धंधा वैसे ही चलने दीजिए। क्योंकि उस टाइम पे ना समझ में नहीं आया था लोगों को कि कैसे उनके प्लेटफॉर्म, उनकी दुकान को हम लोग अपने आगे लेके जाएंगे। लेकिन बस धीरे धीरे करके जो चीजें हुई, ब्लिंकिट आया झांसी में और अलग अलग जगहों पर ये सब चीजें स्टार्ट हुई कि उनका जो बैलेंस शीट जब दिखते ना कोई भी वेंडर अपना 1 साल के बाद, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ उनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है उनके एरियाज में। सो दैट्स वाई कि हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट की थी। तो आपका डे टू डे रूटीन एज अ फाउंडर चैलेंजिंग कैसे रहता है? डे टू डे रूटीन में बाकी सारी चीजें अच्छी होती हैं, बस सुबह सुबह जल्दी उठना और उसके बाद देर तक काम करके सुबह तक जाग सकते हैं कि हाँ 4 बजे तक जाग सकते हैं, लेकिन 4 बजे नहीं जाग सकते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी हम लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि कोई भी चीज छोड़ते हैं या फिर कोई भी टास्क होता है नहीं पूरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं और यही चीज है। अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन होता कि आपके पास टाइम मशीन है और आप उसको यूज करके आप अपने स्टार्टिंग के फेज में जाके क्या ऐसा कुछ चेंज करना चाहोगे? हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने मेहनत की वेंडर्स को लाने में,
हम लोग ये डायरेक्ट ये कर सकते थे कि हम लोग डायरेक्ट किसी भी सिटी या किसी भी नगर निगम के एरियाज में जाके उनसे उनका डेटा ले सकते थे, क्योंकि हर एक नगर निगम के पास एक डेटा होता है शॉपकीपर्स का, रिटेलर्स का। तो वो डेटा हम लोग डायरेक्ट वहां ले सकते थे। वो टाइम हम लोगों ने जो अगस्त से लेके जनवरी फरवरी तक गुजारा है, वो टाइम कम हो सकता था। सो ये चीज के बारे में हम लोग को बाद में पता चला, तो अब उस चीज पे हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट की थ्रू हम लोग के वेंडर्स का डेटा मिल जाता है और डायरेक्ट कनेक्ट करने का वो मिल जाता है। सो उधर से अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। सो ये चीज हम लोग कर सकते थे उस टाइम। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको प्रोडक्टिव और फोकस बनाती है अपने काम में? एक यही होता है कि जो हमारे पेरेंट्स, मतलब फादर जो है हमारे, कि हमेशा वो यही कहते रहते हैं कि किसी भी काम को करो तो अच्छे से करो। और हमारी बुआ एक प्रिंसिपल है, स्कूल उनके पास रहे हैं बचपन से, तो एक डिसिप्लिन जो होता है कि हाँ कैसे अपने काम को करना है अच्छे तरीके से, और अगर काम कर रहे हैं तो उसको बेस्ट तरीके से करना है। ये नहीं करना है कि आप उसको अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उसे वहीं छोड़ दो, बाकी दूसरे काम देखने लोगों। अगर एक काम कर रहे हैं तो उसको बेस्ट तरीके से करके उसके बाद नेक्स्ट काम पे आना है। तो ये चीज हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस करनी होती है। सो ये चीज है। ओके। तो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो आप उसको ऐसी क्या 3 टिप्स देना चाहोगे जो उसको काम है? सबसे पहली टिप ये है कि एक प्रोडक्ट बनाओ, जो भी तुम्हारा आइडिया है और जो भी चीजें हैं उसके बारे में एक अच्छे तरीके से ब्रीफ ले लो। और फिर उसके बाद अगर तुम्हें डेटा चाहिए है, जो कि हम लोगों ने किया था कि अगर डेटा चाहिए है, क्योंकि डेटा इज द की। हम तो ये मानते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी मार्केट कैप्चर करना है, तो बस एक डेटा होना चाहिए आपके पास, और वो उससे आप किसी भी चीज को कैप्चर कर सकते हो। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं कि एक डेटा हम लोग को बना लेना है, एक प्रोडक्ट या टूल बना देना है। इंडिया की पॉपुलेशन को क्या चाहिए, एक फ्री टूल दे दो जो उनके डेली यूज में काम आए, और वहां से वो डेटा लो, और उसके बाद वो डेटा अपने बिजनेस में यूज कर। ये चीज है। तो ये चीज हम लोग यूज करके अपने बिजनेस को और ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अलग अलग चीजों में काम कर सकते हैं। जैसे क्रेडेंशियल्स जब हम लोग के पास होंगे लोगों के, या फिर जो भी डेटा होगा, तो उसको हम लोग अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। ओके। Yes. तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा मिथ है स्टार्टअप के इंडस्ट्री में जो आप तोड़ना चाहेंगे? स्टार्टअप की इंडस्ट्री में ऐसा कोई मिथ, जैसे यही है कि एक कॉलेज स्टूडेंट एक बिजनेस नहीं बना सकता है, या फिर एक बिना गाइडेंस के कोई भी उसमें, मतलब हम लोग को जितना भी चीजें मिली हैं राइज की तरफ से, जब हम लोग आए थे स्टार्टिंग में 2 साल पहले जब स्टार्ट किया, 1 से 1.5 साल पहले जब इसे स्टार्ट किया था, तो यही राइज में ही आए थे हम लोग। और फिर उसके बाद उस टाइम सीट नहीं मिली थी, और देन फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग आए थे। तो यही चीज है कि अगर यही मिथ यही है सबसे बड़ा, कि हम लोग को बस काम करना है, और काम करने के साथ साथ में चीजें अपने आप वर्क करती चली जाती हैं। लोगों को ये लगता है कि वो काम अगर कर रहे हैं तो फिर वो कहीं फेल हो सकते हैं, दिमाग में बना लेते हैं। तो वही चीज को अगर हम तोड़ लेते हैं, सो बहुत से बड़े से बड़ी चीज हो जाती है। सो यही चीज। सो राइज का आपके स्टार्टअप में क्या एक स्पेशल रोल प्ले कराया राइज ने? यहाँ पे मेंटोर्स अच्छे हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं यहाँ पे, कनेक्शंस मिले हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम लोग की टीम में। और जैसे प्रोजेक्ट्स मिलना, और अलग अलग चीजों पे काम करना, अलग अलग फाउंडर्स के साथ में बैठ के काम करना, उनकी मेंटेलिटी पता चलती है कि कैसे इन अलग अलग आइडियाज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक बारे में, कि हाँ भाई कैसे अलग अलग चीजों को हम लोग कर सकते हैं। और अलग अलग टाइप के आइडियाज हम लोग जब डिस्कस करते हैं ना, तब धीरे धीरे करके चीजें अपने आप दिमाग में आती रहती हैं कि हम लोग इस चीज को कैसे अपने अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, इस चीज को अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज कर सकते हैं। सो यही चीजें, फीडबैक मिलते रहते हैं, मेंटोर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती रहती है। ये हमें राइज ने सपोर्ट किया। ओके। सो आपका सबसे यादगार टाइम राइज में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा जो आप शेयर करना चाहेंगे? यादगार टाइम तो ये है कि हमारी टीम जितनी भी है सारी बेस्ट है। डेली थोड़ी बहुत इन लोग की रहता है, तो उन्हीं के साथ में टाइम गुजरता है, तो यही चीज हमारे यादगार रहते हैं। बाकी और ऐसा कुछ खास तो रहा नहीं है अभी कुछ ऐसा। सही चीज। सो आप अपने स्टार्टअप येलो इंडिया को एक टैगलाइन अगर देना चाहेंगे, तो Yes. आप वो 3 वर्ड्स क्या होंगे? टैगलाइन है, अरे येलो से ले लो। मतलब येलो से ले लो। Yes.
तो येलो से ले लो का मतलब कि जैसे हम किसी को भी कोई चीज अगर दे रहे होते हैं, वैसे तो नाम का मतलब यही है कि अगर हम कोई भी किसी चीज को दे रहे होते हैं तो हमेशा हमारे मुंह से निकलता है येलो। सो दैट्स वाई कि हमारा नाम ये है। और उसके साथ ही स्लोगन भी हम लोग यही यूज करते हैं, अरे येलो से ले लो। ग्रेट। सो फ्रॉम द ऑडियंस अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो फील फ्री टू आस्क। आपकी साइट कैसे काम करती है? आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं हमने? Yeah, sure. कस्टमर ऑर्डर करते हैं? Yeah, sure. So ये बेसिकली हम लोग की साइट है एंड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं अलग अलग टाइप की कैटेगरीज, जिसमें फूड एंड ड्रिंक्स, परफ्यूम्स, क्लोथिंग, ग्रोसरी, वॉचेस, जिम सप्लीमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस एंड अलग अलग चीजें। सो यहाँ पे आप अगर आते हैं, किसी को भी ओपन कर, यहाँ पे हैं सारे शेक्स वगैरह। और ये मतलब कैफे है एक बीकेडी पे, तो वहीं का है ये। यहाँ से आप सारी चीजें ऐड कर सकते हो अपनी कार्ट में, और कार्ट में ऐड होने के बाद वो आपको अपनी कार्ट में प्रोसीड टू चेकआउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, और उसके बाद फिर वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। राइट नाउ ये तो अभी कितने वेंडर्स को मैनेज कर रहा है? 250। राइट नाउ वी हैव 250 वेंडर्स इन झांसी। यस, अभी हम लोग इन वेंडर्स का नंबर्स बढ़ाने के बजाय हम लोग इन्हीं वेंडर्स के साथ में काम कर रहे हैं, ताकि एक रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी आ सके। और क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ज्यादा कैटेगरी में अंदर घुसते जाएंगे ना, तो फिर भटक जाएंगे कि यहाँ क्या क्या चीजों में करना है। हम लोग का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यूजर को भी थोड़ा ये लगने लगेगा कि यहाँ से खरीदना क्या है, क्योंकि दिमाग में ये चीज रहती है कि यहाँ मेरे को यहाँ से ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो हम लोग ये चीजें करते हैं कि एक टारगेट सेक्शन पे बना लेते हैं। 10 दिन अगर एक प्रोडक्ट पे उठाया तो 10 दिन पे एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग होगी, देन फिर नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर मार्केटिंग होगी, ताकि यूजर को एक्वायर कर सकें, एक प्लेटफॉर्म का एक एंगेजमेंट बढ़ा सकें कि हाँ वो यहाँ पे आके अपने प्लेटफॉर्म जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये रिटर्न और रिप्लेसमेंट वाला इशू आ रहा है क्या अभी ना फूड एंड ड्रिंक्स में ज्यादा फोकस है, तो रिटर्न और रिप्लेसमेंट में फूड एंड ड्रिंक्स का कुछ पॉलिसी में हम लोगों ने किया नहीं हुआ है। क्लोथिंग में आएगी ये इशू, जब हम लोग ऐप में चीजें ट्रांसफर करेंगे तब ये इशू आएगा क्लोथिंग वाला। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ये ट्राई की हैं कि हम लोग क्लोथिंग में कम कर सके रिटर्न ऑर्डर्स। जब प्रोडक्ट पिकअप होता है तो वहां से एक प्रोडक्ट पिकअप की फोटो होती है, और उसके बाद डिलीवरी बॉय जो लेता है, एंड फिर जब डिलीवर होता है तब वहां पे एक फोटो क्लिक होती है, ताकि वेंडर और डिलीवरी बॉय दोनों अपनी तरफ से सेफ हो जाए कि हाँ यहाँ से प्रोडक्ट पिकअप हुआ, सही हुआ, डिलीवर हुआ, सही हुआ। देन फिर अगर कस्टमर कुछ बोलता है तो उसकी क्वेरी के हिसाब से देखेंगे कि उसने क्या बोला है, क्या रीजन दिया प्रोडक्ट खराब होने का, तो ये चीज देखते हैं फिर। ओके, तो आपकी जो स्टोर है वो झांसी के वेरीफाई है या हाँ, झांसी के ही हैं अभी सारे। झांसी के हैं? यस यस, अभी इनमें से जितने भी हैं, आपको सबसे पहली चीज इसकी ये है कि जिस एरिया के आप होंगे उसी एरिया के ही शॉपकीपर्स और वेंडर्स आपको दिखाई देंगे। ये चीज है, और इसलिए दिखाई देंगे उस एरिया के क्योंकि हम लोग ये फोकस करते हैं कि डिलीवरीज जो होती हैं वो कम से कम मिनट्स में हो जाए। यस, मतलब हम लोग का प्रॉमिस ये होता है 45 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोगों को डिलीवर करना है। तो ये चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, और एरिया वाइज में ही हम लोग काम कर रहे हैं। अब इनकेस अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है या प्रोडक्ट बेस्ड कुछ भी है, सो जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो ये परफ्यूम्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये एक दिल्ली बेस्ड परफ्यूम ब्रांड है। सो इनके हम लोगों ने परफ्यूम्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है अपने वेंडर्स के पास में, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लिस्टेड है। तो उन्हीं के थ्रू ही ये इन्हें क्या मिला, एक ऑफलाइन मार्केट भी मिला जहां से वेंडर को ये लोग रीच कर सकते हैं, एक ऑनलाइन मार्केट भी मिला जहां से ये लोग अपने प्रोडक्ट को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हैं। ये चीज हो जाती है, क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स के बारे में पता है क्या होता है कि उन लोगों को एक मार्केट नहीं मिल पाता है। और यस, तो अभी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, यस स्विगी भी है, वो क्या करते हैं कि नए कस्टमर्स को कुछ मतलब उनका ट्रैक करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स देते रहते हैं वो ऑनलाइन। yes, तो आपकी में ऐसा क्या है कि बाकी उनसे कुछ अलग या कुछ नया बना रहा है? सर क्या है ना कि अगर हम लोग कूपन्स और डिस्काउंट्स यूज करने लगेंगे, करेंगे अपने एंड से, हम लोग यूज करते भी हैं अभी,
लेकिन उनकी बराबरी अगर करने आएंगे, उनके पास पैसा है, वो थोड़ा और ज्यादा पैसा लगा के और ज्यादा डिस्काउंट देंगे। उन्हें क्या उन्हें उनके पास पैसा है, मनी बर्निंग करेंगे, वो यहाँ पे हम लोग को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अलग अलग चीजों पे इसलिए काम करते हैं, जैसे उस पे डिस्काउंट्स वगैरह पे बहुत कम काम करते हैं, और इसमें ये दिखाने की ट्राई करते हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें साथ ही साथ, और ये प्रॉमिस है सर कि हम लोग स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट, इन तीनों से प्राइस रेंज के कम प्राइस के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। रीजन ये होता है कि जब हम लोग जोमेटो और स्विगी में देखने जाते हैं उनके प्राइस, तो वहां पे क्या होता है ना, वो जोमेटो और स्विगी रेस्टोरेंट ओनर से ज्यादा चार्ज कर रहा होता है, 30%, 35%, 40% एक प्रोडक्ट के ऊपर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी प्रोडक्ट का 15% चार्ज कर रहे हैं। यानी कि 15% चार्ज किया तो उनके मेन्यू से भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे कम दिखाई देंगे, जो जोमेटो पे दिखाई दे रहा है। तो डिस्काउंट आधा वहीं पे हो गया। एंड फिर उसके बाद जो वेंडर का जो कूपन वगैरह होता है, जब उसे अप्लाई करवाना होता है अपनी सेल्स के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, तो फिर वो हम लोग यूज करते हैं। मगर ये फूड में तो समझ में आता है, मगर ब्लिंकिट जैसे चार्जर डिलीवर करता है, Yes. तो बीच में मीडिएटर भी खत्म हो जाते हैं, तो प्राइस भी वो और कम कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग वेंडर्स को एक सप्लायर भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम लोग ये चार चीजें कर रहे हैं कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठा के रिटेलर्स को सप्लाई करवा दें, ये चीज है। तो इससे क्या होगा कि बीच के सप्लायर, डीलर्स, ये जो हट जाएंगे। इससे हम लोग को, उनको क्या मिला कि उन्हें मिल गया सस्ता प्रोडक्ट, रिटेलर्स को ज्यादा मार्जिन मिला, हमें उनके थ्रू मिला प्रोडक्ट, तो हमें उनसे मार्जिन मिल गया। जो और मैन्युफैक्चरिंग से हम अगर प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो वहां से भी हमें मार्जिन मिला, तो 3 जगह से हमारा मार्जिन आ रहा है। सो ये चीज। तो ये हो गया आप कस्टमर से, और आपका जो डीलर है या फिर जो आपका डीलर है, हाँ, उसे एंगेज रहने की आप ऐसे क्या एक्टिविटीज करते हैं? हमारे वेंडर्स से एंगेज रहने के लिए हम लोग ये करते हैं कि पर मंथ की हम लोग एक मीटिंग रखते हैं रिटेलर्स के साथ में। जो नई चीजें हम लोग लॉन्च करने वाले होते हैं, या फिर जो नई चीजें लेके आने वाले होते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो रिटेलर्स का पूरा एक ग्रुप बना रखा है। एंड कभी कभी, अभी लास्ट हम लोगों ने मीटिंग की थी 2 बार रिटेलर्स की, जहाँ पे सारे रिटेलर्स को यहाँ पे बुलाया, यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग रखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर उन्हें समझाते हैं जो भी नए नए प्लान्स हम लोग लेके आने वाले हैं, या जो भी चीजें अप्लाई करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वो उन्हें वो सारी चीजें बताते हैं, और उनका प्रॉफिट इसमें और ज्यादा कैसे हो, तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक आपने बड़ा सही बोला था कि डेटा या बहुत पुअर होता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में भी और प्रोडक्ट लेने। या वो डेटा आप कैसे समझते हो मैंने कि, और आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव आरसी का आपके पास डेवलप का डेटा हो, तो आप उसके क्या प्लान बनाओगे या फिर क्या मेजर बनाओगे जिसको बहुत ही इफेक्टिव वे में यूज कर? अब मैं क्या करूंगा कि उस डेटा को कैटेगरी वाइज बांट दूंगा कि अगर ये जनजी, मतलब ये 20 to 30 के लोग हैं, ये 10 to 20 के लोग हैं, और ये 30 to 40 के लोग हैं। अब उसके बाद उस डेटा को हम टारगेट करेंगे कि उनके माइंडसेट के हिसाब से 20 to 30 को क्या चाहिए, जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जो भी नई क्लोथिंग आ रही है उसको वो टारगेट करेंगे वहां पे। देन फिर उसके बाद 30 to 40 को उनके जो एज वाले लोग हैं उनको क्या चार्ज, उनको दिखाएंगे वही सारी चीजें जो उनके रिलेटेड में होंगी। तो ऐसे ही हम लोग कैटेगरी वाइज बांट देंगे उस डेटा को, जिससे कि हम लोगों को वही सेम रिटर्न मिल सके। वेंडर से कमीशन क्या चार्ज? वेंडर से हम लोग अलग अलग टाइप की कमीशन चार्ज कर रहे हैं, जैसे 8% ग्रोसरी, और 15% फूड एंड ड्रिंक्स, 12% क्लोथिंग, 10% मेडिकेशन में अभी हम लोग के कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हो रहे हैं। सो आपके में कुछ प्रोडक्ट जैसे इसमें मैंने आपका देखा था, मैंने आपके अच्छे से प्रोडक्ट चेकआउट किया था, मानी एक्सचेंज की इसमें पहुंचे, क्या उन प्रोडक्ट पे 8% का कमीशन आपको लगता है कि वैलिड? मैं जितना जानता हूँ कि इन प्रोडक्ट पे 1-2% का भी देना डिस्काउंट पहले उन लोगों की थोड़ा डिटेल है, और आप उस पर 8% का कमीशन चार्ज करते हैं। अच्छा, इस मार्केट में ना लोगों को बहुत ज्यादा कम पता होता है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग फ्लिपकार्ट पे या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, वो हमें लगता है कि हाँ ये जो दिखा रहे हैं वही उतने का ही मिलता है। लेकिन बैकएंड में जो चीजें होती हैं कि उन्हें जो जितने का मिल रहा है, तो आपको क्या, मतलब फ्लिपकार्ट पे जो प्लेटफॉर्म पे फीस है वो अराउंड एक प्रोडक्ट की, अगर वॉचेस वगैरह में देखते हैं तो 16% है वो, ठीक है, और जो कि यहाँ पे 8% चार्ज हो रही है। और रीजन ये है, स्पेसिफिक एक ही सेगमेंट को लेकर अगर चलते हैं, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, मतलब मेरे हिसाब से कि
फूड इंडस्ट्री को अभी के लिए जैसे हमने बताया था इससे पहले कि अभी हम लोग फूड एंड ड्रिंक्स पे ही काम कर रहे हैं अभी के लिए, और इससे मार्केट एक्वायर कर रहे हैं। देन फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में आते जाएंगे। तो अभी आप डायरेक्ट वेंडर्स के थ्रू? हाँ, डायरेक्ट वेंडर्स। यस। आपका खुद का कोई भी प्रोडक्ट पे नहीं है? नहीं, अभी कोई खुद का प्रोडक्ट हमारे यहाँ के स्टार्टअप है ये बीच, हाँ, का इसमें कुछ लगा तो वैसा आपका कोई सेट नहीं। आप फूड्स पर कितना बोल रहे थे चार्ज करने? 15%। 15 और जोमेटो स्विगी कितना करते थे? 30%, 35%, 40%। डिलीवरी टाइमिंग हमारा जैसे हम बताते हैं कि यहाँ 45 मिनट्स के अंदर हम लोग का अभी तक का रहा है कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोगों ने डिलीवरीज की हैं। और जोमेटो का डिलीवरी टाइम रहता है कि अगर 2 to 3 किलोमीटर के रेंज में है तो 10 मिनट या 15 मिनट में डिलीवर हो जाएगा, 15 मिनट में मिनिमम। एंड देन फिर उसके बाद अगर वो 15 to 20 किलोमीटर पे रेंज पे है तो फिर वो टाइम लेते हैं 45 मिनट्स या 50 मिनट्स, इतना टाइम लेते हैं। कुछ कंपनीज मेट्रो सिटीज से स्टार्ट होती है और फिर जाके नीचे की तरफ कवर करना स्टार्ट करते हैं। यस। आपने झांसी से स्टार्ट किया है। यस। तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में आप मेट्रो सिटीज की कैसे कवर करेंगे? सर, सिटी में क्या होता है ना कि हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज के हिसाब से स्टार्ट किया था, और रीजन ये देखा था कि जिन सिटीज में पर परसेंट के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, देन उसी की सिटी के हिसाब से हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे उन सिटीज के अंदर ही। ये चीज है। हाँ, लेकिन वो सिटीज होंगी Tier 2 एंड Tier 3। देन फिर उसके बाद हम लोग फिर Tier 1 में आना स्टार्ट करेंगे। जब Tier 2 एंड Tier 3 जब कवर हो जाएगा सर, तो आराम से Tier 1 में हम लोग आना स्टार्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फेस करेंगे फिर। किस इंडस्ट्री में रहने की इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है आपको मार्केटिंग करने की। आपकी क्या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है जिससे तो आप कस्टमर एक्वायर आपको करने में इजी रहता है, फिर आपको क्या प्रोसेस आती है एक कस्टमर को एक्वायर? इस इंडस्ट्री में अभी तो हम लोगों ने जितना भी किया है बूटस्ट्रैप पे किया है, और लास्ट हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते थे, और खुद की और ज्यादा ये देखते हैं कि यहाँ खुद के प्लेटफॉर्म से जितनी ज्यादा रीच हो सके लोगों तक, वो ट्राई करते हैं इन्फ्लुएंसर या फिर बाकी और चीजों में पैसा न देते हुए या फिर अलग अलग चीजों में पैसा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा फंड नहीं है तो उस हिसाब से चलना है कि यहाँ अलग अलग चीजों में पैसा बचा के उसके बाद वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको देख सकते हो कि थोड़े मोड़े डिस्काउंट्स, यहाँ भाई आपको यहाँ पे इतने % का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये चीज में कर रहे हो बाय, तो ये चीज है। एक 10 मेरा एक सजेशन रहेगा। यस। आप ना इसको और अवेयरनेस तो उससे पॉइंट ऑफ व्यू की मार्केटिंग करो। ओके। ना नॉट जस्ट बिकॉज़ कि आप सारी चीजें फोकस करा रहे हो, ठीक आप है। उनको अवेयर कराओ और कि आपका एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म है क्या। ओके। है ना, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप ये सेशन हुआ तो हम लोग को पता चला, ठीक है, तो और बहुत ही इजी वे में जो नॉर्मल जो टेकी ना हो और उसको नॉलेज ना हो, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओ आपका व्यू ओके, इजी हो और अवेयरनेस की तरफ आप ज्यादा हैं। ओके, श्योर। लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं आपका तो डायरेक्ट उनके दिमाग में आता है आप ब्लैंकेट जैसा है क्या है, मतलब हम शॉर्ट में कैसे जब इतनी सारी कन्वर्सेशन होगी तो हमें लगा कि बहुत सा आइडिया हाल है ना, अच्छे से आपका चल रहा है, मतलब उससे पहले लग रहा था ये सिर्फ एक और है जिसको अक्वायर कर देंगे, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हो कम शब्दों में? जैसे अगर कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी स्टार्टिंग जब होती है तो लोग उससे से ही कंपेयर करते हैं जिसके वो कंपैरेटिवली सेम है। सो वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि आप जब लोगों को कहना स्टार्ट होते हैं, अगर कॉल पे भी अगर किसी से बात हो रही होती है तो अच्छा वो ब्लिंकिट जैसा है ना आपका, तो फिर उसके बाद बोलना पड़ता है कि हाँ भाई ब्लिंकिट जैसा है, लेकिन फिर उसके बाद बताना पड़ता है उसे कि हाँ नहीं इसमें हम लोग अलग अलग चीजें और भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो ब्लिंकिट या जोमेटो स्विगी नहीं प्रोवाइड करवा रहे, तो वो चीज उन्हें अलग से डिफाइन करनी होती है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है और उसके बाद धीरे धीरे करके लोग खुद में जब जानने लगेंगे कि हाँ ये लो क्या है, तो वो कंपेयर करना बंद सिर्फ ये लो बोलेंगे कि ये लो से ले लो बस।